हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वो रिसाइड कर रहा होगा इक्वेटोरियल प्लेन पर, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से बनेगी। तो सबसे पहला इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है और नेचर अपोजिट होता है, और दोनों चार्जेस एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायपोल लेंथ। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है इलेक्ट्रिक डायपोल और ये है इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर जिसको हम लोग बोल सकते हैं डायपोल सेंटर। तो अगर हम लोग देखिए सेंटर से हम लोग ऐसी कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे हम लोग बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो हमें मिल जाएगा एक प्लेन, और वो जो प्लेन होगा उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन पर या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पर हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक डायपोल। ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, और ये है डायपोल सेंटर। नेगेटिव चार्ज और डायपोल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए। पॉजिटिव चार्ज और डायपोल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी है ए, और जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं जो डायपोल लेंथ होगी वो होगी 2a। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट पी पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पॉइंट पी और ये जो डायपोल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं आर। ये पॉइंट पी और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, और ये पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल जाता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो एंगल होगा ये होगा टीटा। सिमिलरली ये वाला भी जो एंगल होगा वो होगा टीटा। यहाँ पर जो एक्स है जो कि नेगेटिव चार्ज और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस है। तो ये जो एक्स होगा वो होगा अननोन टर्म जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, और ये जो आर होगा वो होगा नोन टर्म, और ये पॉइंट पी और जो डायपोल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने कंसीडर किया ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने कंसीडर किया ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से बन रही है और ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से बन रही है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें नेगेटिव चार्ज और पॉइंट पी और पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट पी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है सेम। तो एज पर दी कूलम्स लॉ सेम डिस्टेंस की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो सेम होने वाला है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कंसीडर करेंगे जो कि होगी ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड और ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को कंसीडर करने से अच्छा हम लोग ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे, और ये जो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को डेपिक्ट करेगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को रिफ्लेक्ट करेगी। तो जो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? तो जो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर में हो जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू क्यू, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर क्यों कंसीडर किया? क्योंकि अगर हम लोग देखें नेगेटिव चार्ज और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, तो इसलिए यहाँ पर 2 टाइम एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर कंसीडर किया। यहाँ पर ये कूलम्स लॉ नहीं है डिस्टेंस का स्क्वायर वो वाला नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये नेगेटिव चार्ज और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस है एक्स, और पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, जिसके वजह से बन रही है ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से बन रही है ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से बन रही है ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी है एक्स। तो 2 टाइम्स हमने एक्स कंसीडर किया, तो इसलिए यहाँ पर हमने एक्स का स्क्वायर कंसीडर किया। तो जो एक्स स्क्वायर होगा इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना ज़रूरी है और ये अननोन टर्म है। तो उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये पॉइंट पी पर अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें जो कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा टीटा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें ये वाला एंगल टीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा टीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये वाला एंगल अगर टीटा होता है तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी होगा टीटा, और ये वाला जो एंगल होगा ये जो डिस्टेंस आर और ये जो डायपोल सेंटर के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
एक्स इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है। जब एक्स की वैल्यू को जब हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो ये स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर रूट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली एक्स के जगह पर हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर में होगा 1/4πε0 इंटू क्यू, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो हमने यहाँ पर जो लाइन हमने जो कंसिडर की थी इसका जो सिग्निफिकेंस है ये तो हमें बाद में पता चल जाएगा। और ये जो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो कि इंडिकेट कर रही है ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड को और ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड और ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड आउट करना होगा और उसका डायरेक्शन भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये है ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड और ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जैसे कि मैंने बोला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करना होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली ये जो ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको भी हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये जो ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक जो कंपोनेंट होगा वो होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट और जो दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ई डैश इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर थीटा एंगल अपीयर कर रहा है। सिमिलरली ये जो ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ई डैश इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। यहाँ पर जो थीटा एंगल जो इंडिकेट, यहाँ पर जो थीटा एंगल जो अपीयर कर रहा है उसी की वजह से हमने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करी थी और ये हमने एंगल कंसिडर किया था थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है ई डैश इंटू साइन ऑफ थीटा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है ई डैश इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली बचेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर में होगा और जो डायरेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई डैश कोसाइन ऑफ थीटा प्लस ई डैश कोसाइन ऑफ थीटा। तो जैसे कि मैंने बोला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर में होगा। अलजेब्रिक सम मतलब ई डैश कोसाइन ऑफ थीटा प्लस ई डैश कोसाइन ऑफ थीटा हमें मिल जाएगा 2 इंटू ई डैश कोसाइन ऑफ थीटा। इसी को ही हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक सम। अगर हम लोग कोई भी सम परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल अलजेब्रिक सम अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जैसे कि 1 + 1 तो हो जाएगा 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल अलजेब्रिक सम। तो यहाँ पर ई डैश कोसाइन ऑफ थीटा प्लस ई डैश कोसाइन ऑफ थीटा हमें मिल जाएगा 2 इंटू ई डैश कोसाइन ऑफ थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर में होगा 2 इंटू ई डैश कोसाइन ऑफ थीटा। तो जो ई डैश की जो वैल्यू है वो है 1/4πε0 इंटू क्यू, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर ई डैश की जगह पे। और जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो कोसाइन ऑफ थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर और ये वाला जो एंगल है वो है थीटा। तो हमें मालूम है जो कोसाइन ऑफ थीटा होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम लोग देखें जो बेस है वो है ए और जो हाइपोटेन्यूज है वो है एक्स, तो हमें मिल जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए ओवर एक्स। ए को एज इट इज़ रखेंगे और जो एक्स की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोसाइन ऑफ थीटा की जगह हम लोग पुट कर देंगे ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो 2 होगा इसको हम लोग क्यू के साथ कंसिडर करेंगे क्योंकि आगे हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो 2 होगा अगर इसको हम लोग क्यू के साथ कंसिडर करेंगे तो ओवरऑल हमें जो इक्वेशन मिलेगा 1/4πε0 इंटू 2 क्यू, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए, डिनोमिनेटर में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2q इंटू ए को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे q इंटू 2a, जिसके वजह से हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके बारे में हमें पता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर में हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q इंटू 2a, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो q इंटू 2a होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं p से। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है चार्ज का और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है डायपोल लेंथ उसका, दोनों का प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा बराबर में होगा q इंटू 2a के।
तो अल्टीमेटली इक्वेशन हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। तो ये हमें कैसा मिला इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें एक्स रूट एक्स के फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम लोग देखें जो एक्स है, एक्स के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, इंटू ये जो रूट एक्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स पावर हाफ। इसको हम लोग ये इक्वेशन को आगे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स को हम लोग कॉमन लिख सकते हैं 1 प्लस हाफ। जब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा एक्स टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स रूट एक्स के फॉर्म में, और एक्स रूट एक्स बराबर में होता है एक्स टू द पावर 3/2। तो इसलिए जो टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा पॉइंट पी पर वो बराबर में होगा 1/4πε0 इंटू पी, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 होल टू दी पावर 3/2। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो कि पर्टिकुलर पॉइंट पी पर बन रहा है। अभी हमें डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना होगा। तो जब हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमें कंसीडर करना होगा वेक्टर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वेक्टर फॉर्म कंसीडर करना होगा जो कि हमें इंडिकेट करेगा डायरेक्शन। तो जब हम लोग वेक्टर फॉर्म कंसीडर करेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा इसके साथ हम लोग वेक्टर साइन असाइन कर देंगे, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो हमें मिल जाएगा और जो कि हमें इंडिकेट करेगा डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन होगा जैसे कि मैंने बोला, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा जो कि हमें ये वेक्टर फॉर्म इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर के साथ हमने वेक्टर साइन असाइन कर दिए, मगर ये नेगेटिव साइन यहाँ पर कैसे रिसाइड करिए या फिर ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये तो है वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन है वो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और ये नेगेटिव साइन यूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज का विद रेस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो होगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। मगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसका जो डायरेक्शन है वो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हम लोग कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। और जैसे कि हमें मालूम है जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को जब हम लोग कंसीडर करते हैं तभी हम लोग पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। ये हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में। तो अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका जो डायरेक्शन है वो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और यही रीज़न है कि हमने नेगेटिव साइन काय के लिए असाइन की है। ये नेगेटिव साइन असाइन करने का मेन रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर हमने कंसिडर किया नेगेटिव साइन। एक स्पेशल केस कंसीडर कर लेते हैं, अगर पॉइंट पी अगर डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है तो उस केस में जो डायपोल लेंथ होगा ए स्क्वायर, इसको हम लोग कर सकते हैं नेगलेक्ट या फिर इग्नोर कर सकते हैं, जिसके वजह से जो इक्वेशन होगा वो बन जाएगा 1/4πε0 इंटू पी, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को जब हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे हमें मिल जाएगा 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी, डिनोमिनेटर में आर टू दी पावर क्यूब। ये हमें इक्वेशन कब मिलेगा, जब वो पर्टिकुलर पॉइंट डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूरी पे हो तो।